हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स बिकम बेस्ट सेलर ऑन फ्लिपकार्ट। ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है सभी न्यू एज वेल एज ओल्ड सेलर्स को। तो आपको इस कोर्स को कम्प्लीटली देखना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को पूरा देखिए। पूरा डिटेल में कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक सही तरीका मिलेगा कि कैसे हम अपने फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स बिजनेस को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। कोर्स स्टार्ट होने से पहले अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो साथ में आप एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर साथ में रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको नोट करते जाइए। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और कोई भी आपको कोर्स देखते टाइम दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट होता है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, जिसको आप बाद में डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हमारे बिकम द बेस्ट सेलर ऑन फ्लिपकार्ट कोर्स को चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आपने अभी तक फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप डायरेक्टली सेल ऑन फ्लिपकार्ट गूगल पे लिखिए और आपको ये लिंक दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ईजी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको बेसिक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर चाहिए होगा। उसके बाद आपको बेसिक अपना पैन कार्ड नंबर और आपका बेसिक आईडी प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट भी ये पूछेगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बट बेटर ये है कि आप करंट अकाउंट ही दीजिए क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। तो सारी चीज़ें जब भी आप इस ई कॉमर्स बिजनेस में आ रहे हैं तो आप उस तरीके से करिए कि ये आप एक प्रॉपर हर चीज़ को प्रॉपर करिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जो आपको लगे कि यार ये जुगाड़ अभी कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। कुछ भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप एक इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो कोई भी एक भी चीज़ ऐसा मत करिए कि जो जुगाड़ लगे या जो अभी के लिए जुगाड़ हो। तो आप करंट अकाउंट ही डालना। तो आप ये मैं बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा हूँ, बहुत इजी है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये आपका सेलर पैनल मिल जाएगा seller.flipkart.com पे। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का सेलर पैनल आप लोगों को दिख जाएगा। ये फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सेलर फ्रेंडली भी है। ये आप देख सकते हैं टॉप पे ही आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट, ग्रोथ, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, सारी डिटेल मिलेगी। हम आपको धीरे धीरे करके इस कोर्स में जैसे जैसे आगे चलेंगे हम आपको सारी चीज़ इसके बारे में बताते चले जाएंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं डैशबोर्ड का। यहाँ पे आपके जो भी डेली ऑर्डर्स रहेंगे वो शो करेगा। अभी देख सकते हैं ये एक डेमो अकाउंट है हमारा। एक क्लाइंट है जिन्होंने अभी रिसेंटली सेलिंग बंद कर दी है, मतलब कुछ उनकी फैमिली इशू की वजह से, तो हम उनका अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं एक डेमो अकाउंट की तरह है जिसमें अभी ऑर्डर्स नहीं हैं, कुछ लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, सेल्स भी ज़ीरो बता रहा है। तो बट आप जब इस बिज़नेस चालू करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी नया ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे शो करेगा, पूरे दिन की सेल, जितनी भी यूनिट सेल हुई वो यहाँ शो करेगा और रेवेन्यू यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपको आपकी लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग्स देखनी है तो यहाँ लिस्टिंग टैब पे क्लिक करके माई लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स होगी वो यहाँ पे शो करेगी। एक्टिव लिस्टिंग 18 हैं, ये कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं। अगर कुछ लिस्टिंग में दिक्कत हुई या कुछ आपने फ्लिपकार्ट की गाइडलाइन तोड़ते हैं या उसको ब्रीच करते हैं तो कई बार फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग ब्लॉक भी कर देता है, तो वो ब्लॉक लिस्टिंग्स में होगी। कुछ अगर आपको लिस्टिंग डिसकंटिन्यू करनी है तो आपको इनएक्टिव टैब में आप उसको मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह का डैशबोर्ड है। उसके बाद आपको ये ऑर्डर्स वाला टैब काफ़ी यूज़फुल है। आप इसमें एक्टिव ऑर्डर्स देख सकते हैं, जो भी आपके डेली के ऑर्डर्स हैं वो शो करेंगे पेंडिंग लेवल्स में, और जो आपको डिस्पैच करके हैंडओवर करने होंगे वो आपको शेड्यूल करके उसे आरटीडी मार्क करना पड़ेगा। आरटीडी के बाद उसे हैंडओवर टैब में मूव करवाना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर अगर हैंडओवर टैब में आप मूव करवाते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट ई कार्ट को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो आपका पिकअप लेने आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से आ जाता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। फिर पेमेंट्स भी आप देख सकते हैं पेमेंट ओवरव्यू में, और एडवर्टाइजमेंट अगर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। तो ये एक इजी डैशबोर्ड और इजी है, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं। बेसिकली आपको लिस्टिंग टैब यूज़ आएगा और ऑर्डर्स का टैब काफ़ी ज़्यादा डेली बेस पे यूज़ आएगा, जिसमें आप रिटर्न्स वगैरह भी देख सकते हैं। रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कस्टमर और कुरियर रिटर्न है वो यहाँ पे शो करेंगे अप्रूव्ड वाले में, और इन ट्रांजिट में मतलब आपके ये सारे रिटर्न्स आपको डिलीवर हो चुके होंगे।
तो ये वो यहाँ पे शो करेगा। Dashboard तो overview फ्लिपकार्ट के में, डैशबोर्ड इतना ही ओवरव्यू में important है। इतना ही चलिए इम्पोर्टेंट next है। topic पे move तो करते चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे किसी भी सेलर को ग्रो करनी है, भले ही आप पुराने सेलर हैं या नए सेलर हैं, अगर आपको ये ग्रो करना है फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट, अपना बिजनेस, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर ज़रूर से फोकस करना और इसको कंप्लीट देखना। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्लिपकार्ट टियरिंग सिस्टम। फ्लिपकार्ट टियरिंग सिस्टम क्या होता है कि फ्लिपकार्ट हर एक सेलर्स को एक टियरिंग सिस्टम मतलब एक स्टेटस में क्लासिफाई करता है। उस स्टेटस का नाम है वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या फिर डायमंड। ये अलग अलग क्राइटेरिया है फ्लिपकार्ट के। चलिए हम जल्दी से स्क्रीन पे चल के इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका टियरिंग सिस्टम चेक करने के लिए आप ग्रोथ पे क्लिक कर सकते हैं। ग्रोथ पे जाके जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा योर सेलर टियर। इस पे आप क्लिक करके आप टियरिंग सिस्टम जो फ्लिपकार्ट का है इसके पूरे ओवरव्यू इसका ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट हर एक सेलर को क्लासिफाई करता है अलग अलग टियरिंग सिस्टम में। ये देख सकते हैं, ये है टियरिंग सिस्टम। डब्ल्यू का मतलब है वुड, फिर है बी मतलब ब्रॉन्ज, एस मतलब सिल्वर, जी मतलब गोल्ड, पी मतलब प्लेटिनम और डी मतलब डायमंड। जैसे जैसे नया सेलर होता है वो इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट मूव करता जाता है। जैसे जैसे वो मूव करता जाता है वैसे ही उसका सेलिंग अकाउंट की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स सारी चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं। तो फ्लिपकार्ट ने सिंपल टर्म्स में बता रखा है कि अगर आपको ग्रो करनी है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको अपना टियरिंग सिस्टम भी धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो कैसे एक सेलर फ्लिपकार्ट का टियरिंग सिस्टम पे अपग्रेड कर सकता है वो हम समझ लेते हैं। तो जब भी कोई सेलर नया अकाउंट क्रिएट करता है तो फ्लिपकार्ट उसको डब्ल्यू मतलब वुड सेलर में ही डालता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें अच्छा परफॉर्म कैसे मानेंगे, मतलब अच्छा परफॉर्म, ये रिपीट करते हैं। तो जैसे ही कोई भी नया सेलर अपना फ्लिपकार्ट पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाता है, या आपने भी अगर फ्लिपकार्ट पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको फ्लिपकार्ट वुड टियरिंग सिस्टम में क्लासिफाई करता है, इसमें डालता है। वुड टियरिंग सिस्टम सबसे बेसिक और सबसे लो लेवल का टियरिंग सिस्टम है, और उसके बाद जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं वैसे आपको फ्लिपकार्ट टियरिंग सिस्टम आपका अपग्रेड करता जाता है। टियरिंग सिस्टम डाउनग्रेड भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर पे पहुंच गए तो आप आगे भी मूव करेंगे। अगर सिल्वर में पहुंचने के बाद अगर आपने ख़राब परफॉर्म करा तो फ्लिपकार्ट आपको वापस से ब्रॉन्ज में डाल देगा, और ब्रॉन्ज से ख़राब परफॉर्म करा तो वापस से आप वुड में भी आ सकते हैं। तो ये टियरिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझने की बात है कि ये टियरिंग सिस्टम बेसिकली 3 मंथ्स का होता है। अभी आप देख सकते हैं डेमो अकाउंट में ये जो टियरिंग सिस्टम चल रहा है ये 15 मई से 14 अगस्त के बीच में चलेगा। लगभग अराउंड 3 मंथ्स का टियरिंग सिस्टम है। तो 3 मंथ्स में आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे आपको ये टियरिंग सिस्टम में आपका स्टेटस सेलेक्ट होगा। तो क्या है, किस बेसिस पे फ्लिपकार्ट क्लासिफाई करता है सेलर्स को, या क्या क्राइटेरिया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी जैसे सैम्पल अकाउंट है जो इसमें जो सेलर है उसको ब्रॉन्ज में क्लासिफाई करा गया है, ब्रॉन्ज टियरिंग सिस्टम पे। अभी ये इस सेलर का टियरिंग सिस्टम ब्रॉन्ज है। और जब आप फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टॉप राइट पे दिख भी जाएगा बी लिखा हुआ है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पे शो करता रहेगा। तो वापस आ जाते हैं टियरिंग सिस्टम को समझने के लिए। टियरिंग सिस्टम समझने के लिए आपको 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट है सेल्स, सेकंड है सर्विस क्वालिटी, और थर्ड है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर। इन तीनों के बेस पे ही आप अपना टियरिंग सिस्टम अपग्रेड करवा सकते हैं, या फिर इन तीनों के क्राइटेरिया के बेस पे ही फ्लिपकार्ट आपका टियरिंग सिस्टम डाउनग्रेड भी कर सकता है। मतलब जैसा आप इन तीनों क्राइटेरिया पे परफॉर्म करेंगे वैसा ही आपको अपग्रेड होगा या डाउनग्रेड होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर समझना। ये मत समझना कि ठीक है मैं आ गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप आपको लग रहा होगा, बट ये है नहीं, और काफ़ी ज़्यादा इंसाइट भी मैं देने वाला हूँ आपका टियरिंग सिस्टम अपग्रेड करवाने के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इस टियरिंग सिस्टम में है सेल्स। सेल्स में आप देख सकते हैं
दो चीज़ें सेल्स के अंदर भी दो इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। पहला है आपका सेल्स इन रुपीज़, मतलब कितना आपका रेवेन्यू होता है, कि जो भी आप डेली सेल्स करते हैं उसका कितना टोटल होता है, उसका टोटल जो मंथली टोटल है उसका कुछ यहाँ पे बेंचमार्क दिया गया है। और सेकंड है आपका सेल्स इन यूनिट, मतलब कि आपकी कितनी यूनिट जा रही है। अगर आप दिन के 5 ऑर्डर कर रहे हो तो वो 5 ऑर्डर में से अगर कोई मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर है तो वो फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर मल्टी क्वांटिटी हैं तो वो 7 यूनिट्स कंसिडर होगा। तो देख सकते हैं आप सेल्स ट्रेंडिंग टियर में सिल्वर बेंचमार्क 9 lakhs, मतलब जो रेवेन्यू जो सेल्स इन रुपीज़ का जो बेंचमार्क है वो फ्लिपकार्ट ने अभी सेट कर रखा है 9 लाख रुपीज़ की। अगर 3 महीने में अगर आप 9 लाख की सेल करते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो अपग्रेड होने के चांसेस हैं। बट सिर्फ यही नहीं करना है, हमें इन सारी चीज़ों में परफॉर्म करना है। तो आप ये मत सोचना कि आप 9 लाख करेंगे और बाकी आपका हो जाएगा काम, नहीं, आपको 9 लाख करना है अगर आपको ब्रॉन्ज से सिल्वर अपग्रेड करना है तो। या फिर अगर आपका मान के चलिए आपका इतना हाई वैल्यू आइटम नहीं है, आप लो टिकट में डील करते हैं कि बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट में आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो एवरेज टिकट साइज़ है वो 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, 300 या बिलो 300 है, तो आपको ये करने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट ऑप्शन देता है कि या तो आप 9 लाख रुपीज़ की सेल कर दीजिए या फिर आप 3 मंथ्स में 1750 यूनिट्स भी सेल कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों में फ्लिपकार्ट चॉइस देता है। यहाँ पे समझिए और लगा हुआ है एक तरीके से, यू कैन डू और अचीव दिस और दिस इज़ योर चॉइस, यू कैन अचीव बोथ ऑल्सो। सो दोनों अचीव कर सकते हैं आप, बट एक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सेलर कंफर्टेबल इसमें फील करते हैं कि वो 1750 यूनिट्स अचीव कर लें, जो लगभग आप समझ लीजिए डेली के 20 ऑर्डर्स होता है। और जो आप फ्यूचर में अगर फोकस करेंगे इस बिज़नेस पे, जो 20 डेली के ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे आना एक ईजी और मामूली बात मानी जाती है। तो आप इजीली सिल्वर में अचीव कर सकते हैं यूनिट्स के बेस पे। तो ठीक है, तो आपको समझ आ गया पहला क्राइटेरिया सेल्स में। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो जीएमवी और मतलब आपके टोटल रेवेन्यू, और या फिर यूनिट में से आप जो करें उससे आप इस सेल्स वाले जो फिगर है उसको अचीव कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस क्वालिटी। अब सर्विस क्वालिटी में क्या आ जाता है कि जब भी आप ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्सिबली अच्छे से पैक कर रहे हैं, टाइमली डिस्पैच कर रहे हैं, कोई ऑर्डर आता है तो आप कैंसिल तो नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें इस ट्रेंडिंग टियर में आ जाएगी। तो सर्विस क्वालिटी में देखिए पहला आ जाता है सेलर कैंसिलेशन। सेलर कैंसिलेशन मतलब जब भी कोई ऑर्डर आपके पास आता है तो आपको गलती से भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। हमारा भी ये बहुत ही सेलर्स को ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहता है कि कैसे भी करके आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचिए ना कि कोई कस्टमर है, उसने लाखों प्रोडक्ट में से आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है। तो आप सोचिए ना कि फ्लिपकार्ट में कोई बायर है, उसने शॉपिंग करते टाइम आपका प्रोडक्ट बाय करा है, लाखों प्रोडक्ट में से आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको पे करा है, या फिर मान के चलिए COD ऑर्डर करा है, तो बट उसने सेलेक्ट करा है और उसने मान के चलिए आधा घंटा उसका स्पेंड करा और फिर कोई ऑर्डर करा कि ठीक है प्रोडक्ट मैं मंगाता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, और आपने एक दिन बाद उसे कैंसिल कर दिया या सेम डे कैंसिल कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस में काउंट होता है। और फ्लिपकार्ट या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या मार्केट प्लेसेस इसको अलाउ नहीं करते, मतलब वो बहुत ही एक तरीके का क्राइम मानते हैं सेलर्स के लिए। तो सेलर कैंसिलेशन तो सेलर के लिए ऑप्शन है ही नहीं। बाय चांस अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा कस्टमर ने, फॉर एग्जांपल कोई रेड टी-शर्ट ऑर्डर करी XL साइज़ की, अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी प्रॉपर, जितनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में उतनी इन्वेंट्री आपकी ऑनलाइन भी मैच करनी चाहिए। बट बाय चांस नहीं है तो आप XL ऑर्डर की जगह उसे L भेज दीजिए रेड कलर का। अगर वो भी नहीं है तो मिलता जुलता मरून कलर का XL या L भेज दीजिए, बट कैंसिलेशन कभी मत करना, ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अगर आपने कैंसिल करा तो ओवरऑल आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी हाईली इम्पैक्ट करती है और पूरी अकाउंट की सेल ही
डाउन हो जाएगी। तो कभी भी कैंसिलेशन की सोचना भी मत फ्यूचर में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर्विस क्वालिटी में आ जाता है कैंसिलेशन का आप देख सकते हैं बेंचमार्क कितना कम दिया गया है। भले ये डायमंड है, अभी मैं आपको सारे बेंचमार्क दिखाऊंगा, तो बेंचमार्क बहुत कम है। मैं आपको इजीली बता दे सकता हूँ। ये देखिए डैशबोर्ड पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू डिफरेंट ईयर बेनिफिट एंड बेंचमार्क्स, तो आपको सभी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड के बेंचमार्क्स दिख जाएंगे। बेंचमार्क मतलब कितने टारगेट्स हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम कैंसिलेशन का देख रहे थे डायमंड का, अभी जैसे ब्रॉन्ज पे चल रहा है सेलर, तो अभी ये 1% इसका बेंचमार्क है। तो 1% मतलब 100 ऑर्डर आते हैं, 100 ऑर्डर आते हैं, तो एक कैंसिल कर सकता है ये, और वो भी कर नहीं सकता, वो अच्छी बात नहीं है, बट इसको दे रखा है क्योंकि ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज को डाउन ही माना जाता है, अच्छा टियरिंग सिस्टम नहीं है। थोड़ा भी मीडियम भी अच्छा अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सिल्वर टारगेट करिए, अगर आप सिल्वर में हैं तो गोल्ड टारगेट करिए, गोल्ड में है तो प्लेटिनम टारगेट करिए। तो हम एटलीस्ट अभी सिल्वर को लेके चलते हैं। तो सिल्वर का बेंचमार्क देख सकते हैं हम 0.15, मतलब कि 100 ऑर्डर्स अगर आपको रिसीव होते हैं तो आप एक ऑर्डर भी कैंसिल नहीं कर सकते। एक ऑर्डर भी करोगे तो वो 1% हो जाएगा, और 1% भी नहीं है, बेंचमार्क है 0.15। तो कैंसिलेशन तो है ही नहीं, मतलब आप ऑप्शन ही नहीं है कैंसिलेशन, आप सिंपल समझ लीजिए, आपको करना ही नहीं है किसी भी कारण। तो हम वापस से हमारी बेंचमार्क में आ जाते हैं। सर्विस क्वालिटी में सेलर कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन आपको मैंने समझा दिया कि कभी भी कैंसिल सेलर की तरफ से कैंसिल नहीं करना है, बायर करना है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आ जाता है RTD ब्रीच, मतलब रेडी टू डिस्पैच ब्रीच, मतलब कि जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको उसे टाइमली पैक करना है और उसे हैंडओवर टैब में टाइमली मूव करना है। जब भी आप फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर रिसीव करेंगे तो आपको एक आपकी टाइम स्लॉट दिया जाएगा, एक डेडलाइन दी जाएगी जो लगभग अप्रॉक्स 12 PM की होगी, मतलब दिन में 12 बजे तक आपको जितने भी लास्ट 24 आवर्स के ऑर्डर आ जाते हैं वो आपको मूव करने पड़ेंगे हैंडओवर टैब में। हैंडओवर टैब में मूव करते ही ई-कार्ट या फिर जो भी आपका लॉजिस्टिक पार्टनर है उसको मैसेज या उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि ये सेलर है, इसके इतने ऑर्डर्स हैं, तो वो पिकअप लेने आ जाते हैं। अगर आप लेट, मतलब आपको जो टाइम स्लॉट दे रखा है वो 12 बजे का या आपको 2 बजे का 2 PM का क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उस समय वो पिकअप वाला ऑफिस से निकल जाता है, उसके बाद उसके आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो अगर आप लेट उसको RTD मार्क करेंगे तो मे बी आपका पिकअप भी मिस हो सकता है। पिकअप मिस हुआ तो आप समझ लीजिए उधर कस्टमर को भी लेट पहुंचेगा और तो वो कैंसिल करेगा। तो ओवरऑल वही नेगेटिव बाइंग एक्सपीरियंस में कंसीडर होगा लेट प्रोडक्ट पहुंचना। तो लेट डिस्पैच होगा तो लेट ही उस कस्टमर के पास भी पहुंचेगा, इसलिए आपको RTD ब्रीच भी कभी भी नहीं करना है। कैंसिलेशन से ये थोड़ा सा कम माना जाता है कि कैंसिलेशन तो इट्स लाइक ए क्राइम। RTD ब्रीच आप बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी तो हम तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे आपको इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप फ़ोन में आपकी अलार्म लगा लीजिए कि मेरा 12 बजे स्लॉट है, तो आप एक अलार्म 11:45 का लगा लीजिए या फिर 11:30 का लगा लीजिए, जो बजते ही आप उसको देखेंगे, डैशबोर्ड को देखेंगे और ऑर्डर प्रोसेस टाइमली कर देंगे। तो RTD का क्या बेंचमार्क है हम या क्या टारगेट है, यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। RTD का सिल्वर में अगर हम भी एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो सिल्वर का RTD का है 0.75, मतलब कि देख सकते हैं ये भी बहुत कम है। 100 ऑर्डर, मतलब अगर 200 ऑर्डर्स आते हैं आपके तो शायद आप एक ऑर्डर RTD ब्रीच अफोर्ड कर सकते हो, मतलब गलती से अगर आपके हो जाता है तो ठीक है, बट उससे ऊपर जाते ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपका जो ये टियरिंग सिस्टम है आप उसमें अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको RTD ब्रीच भी नहीं करना, और जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं प्लेटिनम में तो 0.5% है, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सर्विस क्वालिटी का तो आपको स्पेशली ध्यान रखना, और ये 100% सेलर के कंट्रोल में है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सेल्स आपके उतने कंट्रोल में नहीं है, आप कोशिश करेंगे बट पता नहीं हो या नहीं हो, बट सर्विस जो क्वालिटी है, कैंसिलेशन और RTD ब्रीच 100% सेलर के कंट्रोल में होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गलती हो गई या भूल गए, ऐसा कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, ना ही फ्लिपकार्ट मानेगा। सिर्फ कभी कभी अगर आपका फ्लिपकार्ट का टेक्निकल एरर होता है, इनके डैशबोर्ड में कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, उसकी वजह से आप ऑर्डर प्रोसेस की कोशिश करते हैं बट वो होता नहीं है, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट मान लेता है, या फिर आप एक
टिकट या केस क्रिएट करके फ्लिपकार्ट को बोलते हैं ये आपका टेक्निकल इशू था, हमने टाइमली प्रोसेस करा था, तो वो गलती मान लेता है और आपकी मैट्रिक्स को वो रिवर्स कर देता है। बट आपकी गलती के कारण अगर आरटीडी ब्रीच हुआ तो आप समझ लीजिए आपकी टियरिंग सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड आ जाते हैं टॉपिक पे, वो है थर्ड इसका क्राइटेरिया है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर यहाँ हम नीचे देख सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर में 4 बेसिकली फील्ड्स हैं, 4 सब कैटेगरी भी बोल सकते हैं इसे। मतलब ये समझ लीजिए ये आपका 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम है फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें से बेंचमार्क है ब्रॉन्ज सेलर के लिए, उसको 48 मार्क्स लाने हैं 100 में से। अब 100 का मार्क्स है तो 100 मार्क्स आएंगे कैसे? 100 में से वेटेज देखिए, प्रोडक्ट रेटिंग पे दे रखा है 45% वेटेज, मतलब कि आपके प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज़ आते हैं, कितने रेटिंग्स आते हैं और कितने पॉजिटिव होते हैं, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट रेटिंग वाला वेटेज आपका मार्क्स यहाँ पे आएंगे। मतलब जितने ज़्यादा आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजेंगे, अच्छे से पैकिंग करेंगे, टाइमली डिस्पैच करेंगे, तो आपका वेटेज जो है ये प्रोडक्ट रेटिंग का स्कोर बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर भी बढ़ेगा। और इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी हुई है 45%, ठीक है। उसके बाद आता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है? कस्टमर रिटर्न्स। कस्टमर रिटर्न मतलब कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद जितना कम रिटर्न करेगा उतना आपका यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वो रिटर्न करेगा उतना यहाँ पे ये जो स्कोर है वो गिरेगा। इसका वेटेज है 15%। फिर आ जाता है आपका इन स्टॉक, मतलब आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की मतलब जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं उनमें से आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहना चाहिए, मतलब सब में इन्वेंट्री रहनी चाहिए। मतलब कोई कस्टमर उसको फ्लिपकार्ट पे बाय करे तो वो आउट ऑफ स्टॉक शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाता है, नेगेटिव बाइंग एक्सपीरियंस में। तो इन स्टॉक जो परसेंटेज है आपका वो भी जितना ज़्यादा हाई होगा उतना मतलब जितना लो आउट ऑफ स्टॉक परसेंट होगा आपका उतना इन स्टॉक परसेंटेज और ये स्कोर हाई होगा। फिर आ जाता है डिलीवरी स्कोर। डिलीवरी स्कोर का मतलब है कि जहाँ पे आपका कस्टमर को जितना जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा उतना आपका डिलीवरी स्कोर ज़्यादा होगा। अब ये प्रोडक्ट जल्दी मिलना को कैसे फ्लिपकार्ट ने मतलब बता रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे इसे रीजनल यूटिलाइजेशन पहले बोला जाता था कि फ्लिपकार्ट के कुछ वेयर हाउसेस हैं अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में, कई डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, अलग अलग जगह फ्लिपकार्ट ने खुद के वेयर हाउस बनाए हुए हैं जहाँ पे एक सेलर खुद का प्रोडक्ट रखवा सकता है और फिर जब भी ऑर्डर आता है तो वो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से ही डिस्पैच होता है। उस डिस्पैच का और रखवाने का फ्लिपकार्ट एक फ़ीस चार्ज करता है हर ऑर्डर पे, प्लस उसकी हर एक यूनिट जो भी हम उसकी शेल्फ में रैक्स में रखवाते हैं तो वहाँ पे वो चार्ज करता है। तो बट उसके कारण क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी ने बेंगलोर से ऑर्डर करा और आपके प्रोडक्ट भी बेंगलोर वेयर हाउस में ही है, तो या तो उसे सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। बट आप फॉर एग्जांपल आप सूरत से ऑपरेट कर रहे हैं और कोई बेंगलोर से या फिर कहीं साउथ में इंटीरियर पार्ट से ऑर्डर आया तो आपके प्रोडक्ट काफ़ी लेट डिलीवर होंगे, तो उसके कारण कई बार कैंसिल हो जाते हैं, आरटी हो जाते हैं, कुरियर रिटर्न्स हो जाते हैं, तो कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर अच्छा नहीं होता है उसके कारण। तो जितना आप अगर वेयर हाउस यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, रिकमेंड है। अगर आप बिल्कुल बेसिकली नए सेलर हैं तो आपकी चॉइस है, बट अगर आप पुराने हो गए हैं और आप इस बिज़नेस को अच्छा से सीख गए हैं करना तो आप FBF भी ट्राई कर सकते हैं, उनके वेयर हाउस में डिस्पैच करवा सकते हैं। और जब ज़्यादा सेल होती है जिनकी, जब BBD इस तरह की बिग बिलियन डेज या फिर और बिग धमाका सेल ये सब आती हैं तो उसके कारण कई बार जो नॉर्मल खुद के वेयर हाउस से जो सेलर शिप करते हैं उनके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी शो होते हैं, तो वो भी इशू FBF में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ से जो सेलर प्रोडक्ट रखते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है और उनको एक F एश्योर्ड का अलग से टैग भी मिलता है उनकी लिस्टिंग पर, जिससे उनका सेल्स भी थोड़ी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर में 4 आपके पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट रेटिंग, सेकंड है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, फिर डिलीवरी स्कोर और फिर इन स्टॉक। और सबकी यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं, 45% वेटेज इसकी है, 25 इसका है, 15 इसका है, 15 इसका है। इन सबको मिला के आपको 100 में से ज़्यादा नंबर लाने हैं। अब कितना स्कोर है सिल्वर का बेंचमार्क, हम यहाँ से वापस देख लेते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर सिल्वर अचीव करने के लिए हमें 100 में से 54 मार्क्स लाने हैं।
54 पॉइंट्स चाहिए और गोल्ड अचीव करने के लिए हमें 66 चाहिए, फिर 78 चाहिए प्लेटिनम के लिए। ठीक है, अब एक बात और मैं बोल दूँ, ये जब मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जब आप बना रहा हूँ तो ये क्राइटेरिया हैं, बट ये क्राइटेरिया चेंज भी होते रहते हैं। तो इसमें आप हो सकता है आप इस कोर्स को इस काफ़ी टाइम बाद देख रहे हों या फिर आपने बाद में परचेज़ करा है, तो उस समय ये क्राइटेरिया चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में फ्लिपकार्ट इनको जनरली अपग्रेड करता ही है। कई बार थोड़ा सा करता है, कई बार ज़्यादा करता है। तो अभी एज ऑफ 2023 जून ये क्राइटेरिया हैं फ्लिपकार्ट के टियरिंग सिस्टम के। तो टियरिंग सिस्टम ये बस ये 3 चीज़ों को मिला के ही टियरिंग सिस्टम होता है, सेल्स, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर। होपफुली आपको ये टियरिंग सिस्टम पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ग्रोथ चाहते हैं तो आपको टियरिंग सिस्टम तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, और जितना टियरिंग सिस्टम अपग्रेड होगा आप समझ लीजिए उतनी ही आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपकी न्यू लिस्टिंग की विजिबिलिटी, आपकी ओल्ड लिस्टिंग की विजिबिलिटी हाई होगी। साथ ही साथ इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप क्लिक करेंगे ना तो ये तो आपको अचीव, उसके बाद आपको बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेनिफिट मिलते हैं अलग अलग। कि अगर आप ब्रॉन्ज के सेलर हैं तो आपको 10 डेज़ में पेमेंट आएगा, वुड के हैं तो 15 डेज़ में लेट आ रहा है, अगर आप गोल्ड अचीव करेंगे तो 7 डेज़ में पेमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी दे रखी है कि ब्रॉन्ज और वुड को तो लो विजिबिलिटी दे रखी है, मतलब जब भी आप एक न्यू लिस्टिंग भी करेंगे तो आपकी एकदम, मतलब समझ लीजिए अगर 100 पेजेस हैं प्रोडक्ट पे तो आपका 90 पेजेस 80 पेजेस पीछे होगा। और अगर आप मीडियम सिल्वर सेलर हैं तो आप जब भी लिस्टिंग करेंगे तो आपका जो ब्रॉन्ज वाले हैं उनसे आगे ही शो होगा प्रोडक्ट, भले ही वो नया प्रोडक्ट हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट उनको जो विजिबिलिटी है वही मीडियम देगा और ब्रॉन्ज और वुड वालों को लो देगा। और ऐसे ही अगर आप अपग्रेड प्लेटिनम डायमंड पे आ जाते हैं तो आपका प्लेटिनम पे हाई विजिबिलिटी मिलेगी। मतलब जब भी कोई सिल्वर या गोल्ड सेलर लिस्टिंग करेगा न्यू और आप करेंगे तो अगर आप प्लेटिनम में तो आपकी विजिबिलिटी आगे ही शो होगी। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ग्रोथ प्रोग्राम है, उसमें भी इनविटेशन मिलता है, कुछ इवेंट्स में भी मिलता है। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और सबसे मेन बेनिफिट देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट फॉरवर्ड शिपिंग फी डिस्काउंट। मतलब शिपिंग फीस में अगर आप सिल्वर होंगे तो आपको ₹4 का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ₹70 शिपिंग लग रही है 500 ग्राम पे, तो आपकी 60 लगेगी, क्योंकि ₹4 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और गोल्ड में आपका ₹7 हो जाएगा। ऐसे ही आप प्लेटिनम में आपका ₹10 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं इस टियरिंग सिस्टम में। बट फ्लिपकार्ट पे ग्रो करना है तो आपको टियरिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। जो जो फ्लिपकार्ट बोला है वैसे वैसे आप करते चले जाइए और आपके अकाउंट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो चलिए, इतना ही है टियरिंग सिस्टम में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खासकर न्यू सेलर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस बिज़नेस में, उनका कोई पुराना ऑफलाइन बिज़नेस नहीं है। इन सेलर्स को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या फिर ऐसे पुराने सेलर्स जो कोई नई कैटेगरी डालना चाह रहे हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनको भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो टॉपिक का नाम है कि व्हाट टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट और एनी अदर मार्केट प्लेस। मतलब हम बेचें क्या। आप हमसे भी काफ़ी यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सेलर्स के मैसेज आते हैं कि सर आप हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए जो हम उसको बेचें और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिस्टम तो सीख लेंगे कैसे ना कैसे करके समय के साथ, बट हमने प्रोडक्ट गलत चूज़ कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप हमें बस एक प्रोडक्ट बता दीजिए कोई ऐसा जिसको हम बेचें और हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाए। तो आप सभी सेलर्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही बात करना चाहूँगा कि आपको क्या बेचना है। अगर आपके पास कोई पुराना प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपका कोई ऑफलाइन बिज़नेस नहीं है और एकदम आप नए हैं कि आप ई-कॉमर्स भी अभी सीख रहे हैं और प्रोडक्ट में भी अभी चालू कर रहे हैं अपना बिज़नेस, कुछ नई कैटेगरी डालना चाह रहे हैं या फिर कुछ नए फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर बिज़नेस ही नया है आप लोगों के लिए,
तो एक मैं आपको लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहूँगा कि क्या बेचें, उससे पहले आप ये सीखिए कि क्या आप ऑनलाइन नहीं बेचें। मतलब सूटेबल प्रोडक्ट कौन सा है ऑनलाइन, और कौन से ऐसे पॉइंट्स में ध्यान रखना है आपको, ऐसे कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे आपको ये पता लग जाए कि यार ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सूटेबल नहीं है। तो क्या बेचें उससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं बेचें, क्योंकि अगर आप जज कर लेंगे कि क्या नहीं बेचना चाहिए तो उसके अलावा जो भी बचता है वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे। तो अभी हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट ओपन करा है। अब फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ मल्टी कैटेगरी है। यहाँ पे अब जो आपका सवाल है ना कि हम क्या बेचें क्या नहीं बेचें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हर कुछ भी बिक रहा है। क्या नहीं बिक रहा है, आप किसी प्रोडक्ट का नाम लीजिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर चीज़, मतलब छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी चीज़, ये देखिए आप हर कुछ बिक रहा है। ये जिम के इक्विपमेंट्स बिक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मोबाइल फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, ट्रैवल्स, टॉयज़, मतलब क्या नहीं बिक रहा। आप ये देखिए क्या नहीं बिक रहा है, हर कुछ भी चीज़ इस पे बिक रही है और इस पे लिस्टेड है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उस पे उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में है, तो मतलब ये मान लीजिए कि वो उसकी सेल हो रही है। तो अब ये सब दिखाने का क्या मतलब है मेरा, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप सर ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिकता है वो बेच लें, तो इस पे तो फ्लिपकार्ट तो पूरा मार्केट प्लेस है, पूरा इंडिया कवर करा हुआ है इसने। इस पे सब कुछ चीज़ बिकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पे नहीं बिकता। समझ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो आपको मिल जाएंगे इस पे। जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हाई डिमांड में रहती है, जो घर घर में आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जो हम गिफ्टिंग देते हैं या कोई फिटनेस से रिलेटेड, सब कुछ बिकता है इस पे। ठीक है, तो आपका ये तो डाउट क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बताइए क्योंकि इस पे सब बिक रहा है। अब क्या सवाल आ जाता है, अब सवाल ये आ जाता है कि अब आप ये मत देखिए कि क्या बिक रहा है, क्या क्या ज़्यादा बिकता है वो बेच ले हम, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि बिक तो सभी ही रहा है, आपके लिए क्या सूटेबल है। इसका क्या मतलब है कि आप ये मत देखिए ये प्रोडक्ट बेच लूँ या वो प्रोडक्ट बेच लूँ। आप पहले तो ये समझिए कि फ्लिपकार्ट पे या कोई अमेज़ॉन पे, अदर मार्केट प्लेसेस पे अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है, तीनों कैटेगरीज हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि आप किसी कोई स्मॉल टाउन में बिजनेस डाल रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इनकम, जैसे मिडिल क्लास ही 80% मिडिल क्लास ही जनता है, तो आप मिडिल क्लास ही बेचेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट बेचेंगे, मीडियम प्राइस रेंज वाले या कम प्राइस रेंज वाले। यहाँ पे ऐसा लॉजिक नहीं अप्लाइड होगा। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है, तो सब तरह के कस्टमर है। अब आप देखिए आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चूज़ करिए कि आपके लिए सूटेबल कस्टमर कौन सा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, प्रोडक्ट, हाँ सब चीज़, सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अब आप ये देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी डालने से पहले पहला क्वेश्चन ये पूछ लेना कि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना बजट है आप लोगों के पास। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स, आज मैं बोल लूँ कि मोबाइल बहुत टॉप सेलिंग कैटेगरी है, आप सेल कर सकते हैं क्या मोबाइल हैं, 10,000 15,000 20,000 के मोबाइल है, कितने रख पाएंगे। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपए। आप इनिशियल स्टार्टिंग के 2-3 महीने में 1 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं बिजनेस में, मैक्सिमम 2 लाख करना चाहते हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप बोलूँगा कि आप ज़रूर खुद से पूछिए कि ये देखिए कि आपका बजट कितना है। अब आप देख लेंगे आपके बजट है, फॉर एग्जांपल इनिशियल बजट है आपका 1 लाख रुपीज़। ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि लगभग हमारे से जो सेलर्स डाउट पूछते हैं वो यही बोलते हैं, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। बहुत ही मैक्सिमम सेलर 3-4 लाख पे जाते हैं, उससे ज़्यादा इनिशियल नहीं जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डरते हैं। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में कौन जाना चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस सेट है, उनको पता है यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, उनकी सप्लाई शॉर्टेड है, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें उनको वेंडर्स से कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सारा उन्होंने सेट करा हुआ है बेसिकली प्रोडक्ट वाली साइड। तो सिर्फ उनको ये प्रोसेस सीखना है, ई-कॉमर्स सीखना है, और फिर वो ग्रो कर सकते हैं वही प्रोडक्ट को। तो ऐसा केस तो शायद आप लोगों का होगा नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बट अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च वाले पार्ट पे अटक गए हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचें कौन सा नहीं बेचें, तो आपको यही देखना है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लंबा इसको डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट आज के बाद आपको ये सवाल परेशान नहीं करे। ठीक है ना, तो यही गोल है मेरा, इसलिए ये वीडियो भी, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। तो आपने पहले देख लिया बिकता सब है, अब आपका बजट कितना है पहला देख लिया। दूसरा ये देखना कि आपका गोल क्या है बिजनेस को लेके। मतलब सबका एक गोल होता है, कोई के पास कोई ऐसे सेलर्स भी होते हैं जिनका एक बिजनेस साइड में रन करना है, साइड में रन कर रहा है एक बिज़नेस, और एक और बिज़नेस वो ई कॉमर्स का बिज़नेस को साइड बिजनेस की तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये होगा। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, कोई ऐसे सेलर्स भी होते हैं, मे बी आप हैं या नहीं आपको पता होगा, कि जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और साइड में एक साइड अर्निंग के तौर पे एक पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं। पार्ट टाइम एज ए जॉब तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि ये बिज़नेस है, तो एक पार्ट टाइम की तरह करना चाहते हैं। तो आपका गोल ऐसा है। और कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे और प्लस इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है। अगर आप ऐसे सेलर हैं जिनको अच्छा इंटरेस्ट है, जो इसको फुल फ्लेज करना चाह रहे हैं, अच्छे से सीख के बढ़िया बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो एक आपका गोल अलग होगा। पार्ट टाइम वाले सेलर का गोल अलग होगा। एक जो 2-3 बिजनेस रन कर रहा है उसका गोल अलग होगा। तो सबका गोल अलग होगा। साथ ही साथ क्या देखना है आपको, रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि मतलब आप रिस्क कितना ले सकते हैं। रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क भी और टाइम का भी रिस्क, क्योंकि जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए, अब आपने वेट करा इसमें 1-1.5 साल 2 साल, तो आपका टाइम भी तो गया। तो आपको वो भी देखना है कि आप कितना रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क प्लस आप कितना समय दे सकते हैं। कई सेलर्स होते हैं बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, वही बोलते हैं सर हमको जल्दी से एक प्रोडक्ट बता दो जिससे हम इस पर बेच लें, उस पर सक्सेस हो जाए, और नहीं हुए तो हम फेलियर होकर बंद करके चल जाए। तो ऐसे हवड़ दौड़ वाले सेलर्स होते हैं, मे भी आप हो, नहीं हो मुझे नहीं पता। वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा मैं इस तरह से बिज़नेस करना, क्योंकि बिज़नेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें बताने का यही मतलब है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त आपको देखना है बजट, खुद का बजट, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है। दूसरी चीज़ आप देख लो कि आपका गोल कितना है, आप फुल फ्लैज करना चाह रहे हो, पार्ट टाइम करना चाह रहे हो, या साइड बिजनेस की दर पे करना चाह रहे हो। थर्ड क्या हो गया, आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। क्या 1 लाख रुपए लगा के अगर वो डूब भी गया तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो आप बहुत संभल के कम इन्वेस्टमेंट वाला, छोटा कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। कम पैसा लगाइए, 1 लाख रुपए तो 50 ही लगाइए, 50,000 ही लगाइए स्टार्टिंग में। बट अगर ऐसा है कि आपको 1 लाख रुपए डूब भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फाइनेंशियल अच्छी है कंडीशन, या फिर आपकी फैमिली स्ट्रांग है, पीछे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो ठीक है, फिर दीजिए इस पर ट्राई। क्योंकि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, वो तो है लॉजिक। ये मत सोचिए कि आप रिस्क तो लेंगे बहुत छोटा सा और कमाई हो जाएगी बहुत बढ़िया, लाखों में कमाएंगे और हज़ारों में लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जो भी मार्केट में अगर आपको ऐसा मिसगाइड कर रहा है कि आप 10,000 रुपये लगाओ या 20,000 रुपये लगाओ और लाखों कमाओ, बहुत 95% ऐसा नहीं होता है। 5% कुछ में भी लकी पर्सन्स होते हैं जिनके संग ऐसा होता होगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो आप ये भी इस स्कैम में भी मत फंसना कि कम इन्वेस्टमेंट करके वो कुछ आपको स्कीम बता दें और बोलें कि लाखों कमा, ऐसा नहीं होगा। आप इसमें अगर 1 लाख रुपए लगाओगे तो इससे उतना या उससे कम ही कमाओगे। मतलब 1 लाख रुपए लगा के आप मैक्सिमम 100% प्रॉफिट कर लोगे। 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। मे भी 2 लाख रुपए कमा लो, ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लाख लगा के आप 10 लाख कमा लो। मतलब समझ रहे हो ना, लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। कैलकुलेशन नंबरिंग्स पे इतने मत जाना कि सर बन सकता है 1 लाख से 2 लाख बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख से 3 लाख भी बना लेते हैं कई लोग, बट आप समझना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। मतलब मिसगाइड मत होना कि कोई आपको इस तरीके की स्कीम में फंसाए, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो आपको ये 3 बात समझ आ गई कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले मुझे खुद को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि हम बेचें उससे पहले ये मैं आपको बता दूं, अगर आप नए सेलर हैं, नई कैटेगरी में जा रहे हैं, तो क्या नहीं बेचें, ठीक है। पहला, हैवी वेट आइटम। पॉइंट्स अगर आप पेन एंड पेपर हैं तो लिख सकते हैं। अगर ऐसे, फर्स्ट पॉइंट है हैवी वेट या फिर हैवी वॉल्यूमेट्रिक वेट या फिर एक्चुअल वेट प्रोडक्ट्स। आपको भी शायद पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है
तो उसकी शिपिंग ज़्यादा लगेगी। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी हमने जिम वाला खोला था, वापस उसको ओपन कर लेते हैं, या उस तरह के दूसरे प्रोडक्ट, ये जैसे ये खोल लेते हैं। ये कुछ हमारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, कार प्रेशर वॉशर। तो ये ओपन हो रहा है। अब ये देखिए हैवी आइटम है, प्लस प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा आइटम है, ठीक है। तो इस तरह के आइटम आप सेल कर सकते हैं, देखिए अच्छे सेल होते हैं। बट इनिशियली अगर आप नए हैं तो मत लीजिए ना इतना बड़ा रिस्क, क्योंकि ये जब रिटर्न आएगा तो भी आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मॉनिटर्स ही हो गए, ठीक है। टीवी के मॉनिटर्स हो गए, बल्कि आइटम है, बड़ा आइटम है, वॉल्यूम में भी हैवी वेट ज़्यादा नहीं है, पर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा। वॉल्यूमेट्रिक वेट मतलब जब एक तो होता है प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट मतलब ये भारी कितना है। मे बी इस टीवी का वज़न शायद 2 किलो होगा, फॉर एग्जांपल 2 kg पकड़ के चलते हैं। बट जब हम ये इतना बड़ा आएगा, ठीक है, फुल साइज़ में आएगा ये, और जब हम इसको डिस्पैच करेंगे तो उस पर बबल रैप कार्टून वार्टून लगा के, जब क्योंकि मॉनिटर है टूट नहीं जाए, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज़ में फ्लिपकार्ट हो गया या दूसरे मार्केट प्लेस कुछ भी हो गए, किस फॉर्मूले पे जाते हैं, या तो एक्चुअल वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट, विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा होगा, दे विल चार्ज शिपिंग फीस एज पर दैट वेट ओनली। मतलब जो भारी होगा, मतलब या तो एक्चुअल वेट 2 किलो हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का। तो उस फार्मूले से अगर आपका प्रोडक्ट का वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा आता है, जैसे सिंपल वेट एक्चुअल वेट आता है 2 किलो और वॉल्यूमेट्रिक वेट आता है आपका मे बी 5 kg 5 kg, तो आपके पैसे 5 kg के हिसाब से लगेंगे, उस हिसाब से आपकी शिपिंग कटेगी। तो इनिशियली मैं यही कह रहा हूँ नए सेलर्स को कि भारी प्रोडक्ट मत बेचिए, नुकसान करेंगे, आपको दिक्कत होगी। अब ये ट्रेडमिल है, ऐसा नहीं आप ट्रेडमिल बेचने लग जाएं। आपको बहुत अच्छी प्राइजेस में ये मान के चलिए साइकिल मिल गई, बहुत सस्ती मिल गई, ये 1000 की मिल गई, आप सोच रहे हैं बेचेंगे, नहीं बेच पाएंगे। आप समझ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों में रिस्क बहुत ज़्यादा है। वही मैं प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ एक मीडियम स्केल सेलर के लिए, जिसका मीडियम, एक तो इन्वेस्टमेंट भी मीडियम लेवल का है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने में वो 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है, प्लस उसकी रिस्क एपेटाइट भी ऐसे नहीं बिल्कुल कम है, मीडियम स्केल की रिस्क एपेटाइट है। और वो उसका गोल है, इस बिज़नेस को वो टाइम देना चाहता है, फुल फ्लैज बिज़नेस करना चाहता है, धीरे धीरे समय के संग इसको ग्रो करेगा, उसको बहुत ऐसी हबड़ तोबड़ नहीं है, क्योंकि यही एक आइडियल सिचुएशन होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस सेलर्स या बिजनेसमैन को ई कॉमर्स खा जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। तो मैंने आपको बता दिया कि जिन भी प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है और एक्चुअल वेट भी ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं सेल करने हैं अगर आप नए सेलर हैं या फिर नई कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अब आपने ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए जिनकी मान के चलिए साइज़ छोटा है, छोटे साइज़ वाला आइटम है। बट सेकंड पॉइंट क्या है, नो रेगुलर सप्लाई। आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल गए, कुछ चाइनीज़ आइटम मिल गए, ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं मार्केट में, एक बार अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छा बिकते हैं, उस पर रेटिंग रिव्यूज़ आते हैं, बट दोबारा जब आप वेंडर के पास लेने जाते हैं तो वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है सर इसकी तो सप्लाई नहीं है, ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, इसकी तो डिमांड ही ख़त्म हो गई, XYZ रीज़न हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट में यही है, अवॉइड प्रोडक्ट विच डोंट हैव रेगुलर सप्लाईज, या फिर अगर आपको ऐसे वेंडर नहीं मिल रहे हैं जो इनकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई दे पाएँ, तो आप ऐसे प्रोडक्ट मत लीजिए, वो अच्छे नहीं हैं, वो नॉन रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल लेना आप। जैसे कि हम कुछ भी एक चीज़ ओपन कर लेते हैं, जैसे टॉयज़ में ही कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर काफ़ी सारे चाइना मेड होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये एक टॉय है, ठीक है, या फिर ये ले लीजिए, ये पर्टिकुलर एक टॉय है जो मे बी देखिए छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, सॉफ्ट टॉयज़ है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है।
ज़्यादा भारी भी नहीं है, प्राइस रेंज भी अच्छी है। अब मान के चलिए ये आप आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब एक तो लाएंगे नहीं आप, अगर आप सॉफ्ट टॉयज़ कैटेगरी में है तो कम से कम 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाएंगे, अलग अलग टॉयज़ लाएंगे, या मे बी 30 लाएंगे या 50 लाएंगे, जो भी आपका है। बट अगर मान के चलिए अच्छा है, इसकी डिमांड अच्छी आ गई, ये बिका, ये 2-3 महीने में आप इसके में भी शायद 20 पीसेस लाए थे, वो फर्स्ट मंथ में ही सारे सोल्ड आउट हो गए। अब जब आप दोबारा जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने अपने सप्लायर के पास, तो वो कह रहा है कि सर ये तो है ही नहीं, ये तो बहुत अनकॉमन था और अब ये ख़त्म हो गया, अब ये तो शायद ही आए या फिर 2 महीने बाद आएगा या फिर 1 महीने बाद आएगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, आप बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब क्या दिक्कत है इनमें कि अभी आपका अच्छा जितना बिकता है प्रोडक्ट उसकी रैंकिंग हाई होती जाती है, मतलब वेबसाइट पे उतना ऊपर आता जाता है। मतलब नया प्रोडक्ट मान के चलिए प्रोडक्ट है, जब ये लिस्ट हुआ होगा तो मे बी ये 20th पेज पे आया होगा, फिर जैसे इसकी 2 यूनिट बिकी ये 20th से 15 पे आ गया, फिर इसकी 4 यूनिट बिकी ये 10th पेज पे आ गया, फिर ये उसकी और ज़्यादा यूनिट बिकी ये 5th पेजेस पे आ गया, फिर और ज़्यादा बिकी ये टॉप के 1 2 3 4 5th पेजेस पे आ गया, मतलब। ठीक है, तो ऐसे होता है, जितना प्रोडक्ट बिकता जाता है उतनी उसकी रैंकिंग आगे आती जाती है, उतनी उसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव होती जाती है। इसमें कंडीशन एक और है कि बिक तो रहा ही है, साथ साथ में उसकी जो रेटिंग रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे देखिए इसको 5 स्टार मिले, 3 ही रेटिंग है, मतलब 3 उन्होंने रेट करा है, बट इसको सबने 5 स्टार दिया, मतलब सबको अच्छा लगा है। तो ये और बेस्ट सिचुएशन है कि प्रोडक्ट आपका बिक रहा है प्लस उस पर रिव्यूज़ भी और अच्छे आ रहे हैं। ऐसा अगर प्रोडक्ट है आपका तो काफ़ी उसकी रैंकिंग एकदम से इम्प्रूव होती है और विजिबिलिटी भी फ्लिपकार्ट भी देता है कि यार ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, कस्टमर खरीद भी रहा है और उस पॉजिटिव रिव्यू भी डाल रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई भी है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट आपका सेट हो गया, आपने कहा चलो भाई अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि इनकम होगी, बट एकदम से आपका आउट ऑफ स्टॉक हुआ, या फिर जैसे आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था आप जाते हैं इसके सप्लायर के पास। ठीक है, ये मैं केस लेके चल रहा हूँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं फिर तो प्रोडक्ट ढूंढेंगे ही नहीं, तो मैं उस तरह से केस लेके चल रहा हूँ कि आप नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अब आप सप्लायर के पास गए इसके और वो बोलता है कि सर इसका तो ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट में डिमांड है नहीं और हम ऑफलाइन के हिसाब से ही बनाते हैं प्रोडक्ट, या फिर हम उस हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, तो अब ये मिलेगा नहीं आपको। अब जब ये बोल दिया आपने, अब आप सोचो कि आपने इसको स्ट्रगल करके 1-2 महीने लगा के इसकी फ़ोटोग्राफी करवाई, फिर 1-2 महीने में इसकी धीरे धीरे रैंकिंग बढ़ी, इसको अच्छे से आपने पैक करा, डिस्पैच करा, अब आप सोच रहे हैं कि यार बढ़िया प्रोडक्ट सेट हो गया, अब इसका प्रॉफिट, अब आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकल गई, आपके XYZ खर्चे निकल गए। अब आपने सोचा कि अब जो भी आएगा बढ़िया है तो बेचता रहूँगा मैं और कमाता रहूँगा, बट आप फंस गए। ये बहुत सारे सेलर्स के संग होता है, मतलब अब जब आप आपके प्रॉफिट अर्न करने की बारी आई, तब आपके सप्लायर ने, वेंडर ने, मैन्युफैक्चरर ने धोखा दे दिया आपको, जान करके नहीं दिया, बट फंस गए आप। ऐसे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन नहीं बेचने हैं। बहुत बड़ा दिक्कत है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी, नए सेलर के नहीं आती दिमाग में, ये एक्सपीरियंस से ही आती है। ये हमने भी धोखे खाए हैं जब भी हम आपको सिखा पा रहे हैं, हम भी ऐसे प्रोडक्ट ले आते थे पहले स्टार्टिंग में, आज हमको 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि हमने भी इस चीज़ में बहुत धोखे खाए हैं। मतलब इनिशियल जब हमने भी स्टार्ट करा था, आज से करीब 8 ईयर्स पहले, तो हम भी ऐसे प्रोडक्ट ले आते थे, फिर सप्लायर बिकने लग जाते थे, अच्छा बिकते, दोबारा जाते हो मना कर देता था, फंस जाते थे। ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं लाने हैं। ठीक है, हेलो, हाय, हाँ हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। चौंकिए मत, हाँ हाँ आपसे ही। क्या हाल है, कैसा लग रहा है इस कोर्स को, इस वीडियोस को देख के, बताइए। कहीं बोर तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा यार लंबा हो रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा, जल्दी से पता लग जाए हमें, जल्दी से कुछ सक्सेस टिप मिल जाए, ऐसा तो नहीं फील हो रहा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सक्सेस कभी भी जल्दी नहीं मिलती, फिर वो बिज़नेस में हो या लाइफ में, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं और रखने पड़ेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए ना, क्यों इतनी जल्दीबाजी? कोई पिक्चर तो नहीं चल रही है कि बहुत मज़ा आएगा आपको, इसमें नॉलेज मिलेगी ना इसमें। और वैसे भी तो पिक्चर आप देखते हो, मूवी थिएटर में जाते हो 3 घंटे, आने जाने का टाइम 4 घंटे, वैसे भी तो वीकेंड्स पे घूमते हो दोस्तों यारों के संग, वहाँ पे भी तो लगते हैं घंटे।
4 घंटे 5 घंटे वहाँ पे भी तो वेस्ट होते हैं, वहाँ तो नहीं लगता आपको। कोर्स देखने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, या आपको मज़ा नहीं आ रहा, या आपको बोरियत लग रही है। देखिए, हमने पूरा हमारा 8 साल का 8 इयर्स का एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ इस कोर्स में डाल दिया। हमने अपना बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई करा है इस कोर्स में, जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, आप लोगों की मदद हो पाए, आप लोगों का बिजनेस बढ़ पाए। ठीक है, तो फोकस करिए, खुद को मोटिवेट करिए कि ठीक है यार, ये पिक्चर नहीं है, पर मैं देखूंगा इसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, मैं देखूंगा इसको कुछ नया सीखने के लिए, मैं इसको पूरा देखूंगा, आगे बढ़ाऊंगा नहीं, इसको फोकस के संग, इंटरेस्ट के संग वॉच करूंगा, जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लिखूंगा, बट मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। और इसको कंप्लीट करके जो भी मुझे सीख मिलती है वो मैं अपने बिज़नेस में अप्लाई करूंगा और अपने बिज़नेस को ग्रो करूंगा। बहुत हो गया मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत हो गया मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और कुछ नहीं कर रहा, अब मुझे एक्शन लेना है, कुछ सीखना है और अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों तक, नई हाइट्स पे लेके जाना है। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए, ऐसे डल फील मत करिए, अटेंटिव रहिए, बढ़िया आपको सिखाया जाएगा। आप अगर इस पे फोकस करेंगे तो एक कोर्स आप पे फोकस करेगा, दोनों की एनर्जी मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और वही पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्ट आपके बिजनेस में इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहिए और कोर्स को ध्यान से वॉच करिए। ठीक है, तो बोरिंग फील हो रहा है तो उसको मत होने दीजिए, क्योंकि ये बोरिंग नहीं, ये वन ऑफ द बिजनेस एंड लाइफ चेंजिंग कोर्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आया हूँ बीच में और शायद मैं वापस भी आ सकता हूँ आपको डिस्टर्ब करने, या फिर आप ये बोल सकते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने, जिससे आप ये लेंदी कोर्स को पूरा देखें, स्किप नहीं करें और इस कोर्स की पूरी वैल्यू, पूरा वर्थ उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, बाय एंड कंटिन्यू वॉचिंग। थर्ड पॉइंट कौन सा है जो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है, वो है ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिनका सेलिंग प्राइस बहुत कम है। सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस नहीं बोल रहा हूँ। मतलब जिस प्राइस पे वो फ्लिपकार्ट पे सेल होते हैं वो उसका जो एवरेज कॉस्ट है, मतलब जो जनरल एक परसेप्शन है वही डाउन है, तो उसकी वजह से वो प्राइसिंग ही एक एवरेज प्राइस कम है। कम का मतलब 200 और बिलो, मतलब 200 या 200 से कम प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, स्क्रीन पे देखना आप। जैसे एक प्रोडक्ट है वुमेन ईयर रिंग्स। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट में ऑफलाइन ईयरिंग्स जो होते हैं ना, टॉप्स जिसे बोलते हैं, जो ईयर्स में पहनती हैं गर्ल्स, अच्छी क्वालिटी की बात है, पर जनरली देखना 20-20 रुपये में मिलते हैं मार्केट में, और थोड़े भी अच्छे हैं 50 रुपीज़ में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 100 में तो मतलब अलग ही क्वालिटी मिल जाती है। एक जनरल बता रहा हूँ। तो अब ये पता है, सब लोगों को पता है, अब इस पे शॉपिंग करने भी जो लड़की लेडीज़ आएगी वो एक्सपीरियंस वाली है, मतलब सबको पता है ना जनरल चीज़ यार ये इयरिंग सस्ती आती है, इसलिए ज़्यादा महंगी बिक भी नहीं पाती है। एक जनरल बता रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट अब ये देखिए 147 में बिक रही हैं, एक ये प्रोडक्ट 174 में बिक रहा है। तो अब जैसे ये हो गया, ठीक है, 1-2 सेट ऑफ 3 है, और नहीं इससे 3 नहीं, अब यहाँ देखते हैं कॉम्बो ऑफ 6 पेयर, 6 पेयर बेच रहा है ये 174 में। इसमें शिपिंग भी, जो शिपिंग फीस है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब सबसे लोएस्ट शिपिंग भी है ना, अराउंड 70 रुपीज़ होती है फ्लिपकार्ट पे। तो इसमें से 70 हटा लीजिए, बचे 100। उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग, फिर GST, फिर कोई रिटर्न आ गया तो वो उसकी पेनल्टी में भी, ये शायद ईयरिंग नॉन रिटर्नेबल है, बट ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो रिटर्न होती हैं, ज़्यादातर रिटर्नेबल होती हैं या फिर रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो आप समझिए ना इसमें से कितना कमा लेंगे आप, शायद 10 रुपये, शायद 20 रुपये, शायद 25 रुपये, 30 रुपये मैक्सिमम, हद मार के एक ऑर्डर पे। ऐसे प्रोडक्ट पे आप मत घुसिए, क्योंकि क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ये मत सोचिए कि 30 रुपये मिलेंगे और मैं तो 1000 ऑर्डर निकाल दूंगा, स्टार्टिंग में नहीं होता है इतना। जब से कोविड हुआ है ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे सेलर इसमें घुस गए हैं, और जितनी क्वांटिटी में घुसते हैं उसका कुछ परसेंट तो सक्सेस हो ही जाते हैं, कुछ अच्छे कर ही लेते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी एंट्री कर गए, तो इसलिए दिक्कत हो गई है।
मतलब जितना इजी आज से 5 साल पहले ई कॉमर्स होता था, आज इतना इजी नहीं होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो आप जो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो 200 से नीचे वाले हैं, अब ये देखिए, ये भी कॉम्बो 4, ये 4 पेयर 199 में बेच रहे। इन प्रोडक्ट से आप बचिए, नहीं आप अर्न कर सकते इसमें प्रॉफिट। आपका टर्नओवर अच्छा निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, सब आ जाएगी, बट आप ये देख लीजिए प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होगा, और प्रॉफिट निकालेंगे तो वो भी बहुत ही कम निकाल पाएंगे। तो एक तो ऐसी कैटेगरी से बचिए। दूसरा है कि आप खुद ही सोचें कि मैं सस्ता बेच लूँगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे वॉलेट्स हैं, ठीक है, अच्छे बिकते हैं 499, 499, 350, ठीक है, अच्छी रेंज है, प्रॉफिट भी निकल जाता है। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कुछ सेलर क्या करते हैं। इनको हम बंद कर देते हैं, लो टू हाई पे जाएंगे जब हम देखेंगे। ये देखिए, ये कुछ सेलर्स हैं, ये देखिए 60 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं इसको। अब ये आप बोलेंगे कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कुछ तो हैं ऐसे जो अवेयर ही नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है, आ गए हैं, वो सोच रहे हैं कि बस OLX जैसे फ़ोटो डालो और बिक जाएगा माल और उतना पैसा आ जाएगा। कई तो अनअवेयर हैं, और कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं इस पर, जो बहुत ही जिनकी कॉस्टिंग डाउन होती है। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं वेंडर्स जिनका प्रोडक्ट अटका हुआ होता है ऑफलाइन में। मान के चलिए कोई मैन्युफैक्चरर जिसके 1000 पीस अटके हुए हैं, मतलब उसके कहीं नहीं बिक रहे, तो वो इस पर डाल देता है, समझ रहे हैं? इसको उसमें नेट सेटलमेंट उसका अगर 20 रुपये 30 रुपये भी आए तो वो ठीक है, सोचेगा डेड था मेरे तो 1000 पीस निकल गए, 20 रुपये आ गया, 20,000 आ गए। तो आप नए सेलर हैं, आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, आप इनसे कम्पीट मत करिए, सोचिए भी मत। ये जो कर रहे हैं गलत है, कैसे कर रहे हैं उसमें आप दिमाग मत लगाइए। मतलब सामने वाला अगर कुएं में कूद रहा है या सामने वाला खुद का लॉस कर रहा है, तो ये थोड़ी आप सोचेंगे कैसे कर रहा है, मैं भी देखना चाहूँ, या आप इंटरेस्ट लें, या कैसे मैं, मत दिमाग लगाइए। आप अपना बिजनेस संवारिए, दूसरे के बिजनेस में मत देखिए। ये जो भी कर रहे हैं हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, एक भी जना इनमें से अगर ये सारे प्रोडक्ट इसी तरीके के बेच रहा है तो ये प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस सेलर के पास 20 प्रोडक्ट हो अलग अलग, फॉर एग्जांपल 20 मॉडल्स हो, जिसमें से 5 तो ये ऐसे बेच रहा है 75, 65, 75, ये दिख रहे हैं ना सारे, इतने सस्ते बेच रहा है। और बाकी के जो प्रोडक्ट हैं इसके, बाकी के जो कैटलॉग के मतलब 80% प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो 400, 500 में बेच रहा है। तो इससे तो इसकी रनिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, जस्ट एक एम्प्लॉय रखे हुए हैं, या फिर मे बी रेटिंग रिव्यू के लिए भी कई ऐसे सेलर्स करते हैं, और बाकी से वो प्रॉफिट कर रहा है। ये कर रहा है तो वो ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी के चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बट सारे ही अगर इसने ऐसे प्रोडक्ट डाले हुए हैं किसी सेलर ने, जैसे ब्रांड है ये LUXIQE, ये देखिए 1, 2, ये सारे ही ऐसे 65 वाले 75 वाले प्रोडक्ट हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रेटिंग होगी, रिव्यू होगा, पर ये क्या कमा लेगा इस 75 पे? इस 75 पे इसके 70 रुपीज़ तो शिपिंग लग जाती है। अब मे भी शायद ऐड टू कार्ट करें तो ये अब देखिए शिपिंग भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप डिलीवरी चार्जेस फ्री, अभी कैसे कर रहा होगा? तो हम भी चौंक जाते हैं कैसे कर रहा होगा। बट ये क्यों कर रहा है? ये खुद का नुकसान कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। इससे बढ़िया गरीबों में बांटो आप, वो ज़्यादा सही है। बट आप इस तरीके से मतलब छोड़िए इन बातों को, आप ऐसे मत करना। आपने कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। तो ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अगर किसी कैटेगरी में घुसना है, बिल्कुल सस्ते 10-20 रुपये वाले आइटम में मत फोकस करना। इसमें ही देखिए, हम अगर रेलेवेंसी में जाते हैं तो देखिए इसी कैटेगरी में ये भी अच्छे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ये देखिए 690 का सेल हो रहा है, देखिए रेटिंग देखिए 18,000। ये भी तो मैंने क्या कहा था आपको, ई कॉमर्स में मिडिल क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास तीनों हैं, तीनों तरह के बायर हैं। तो आप ये मत सोचना कि सस्ता बेचेंगे तो बहुत बिकेगा, थोड़ा भी प्राइस बढ़ा दिया तो नहीं। आपके सामने एग्जांपल है, एक जना 75 रुपये का वॉलेट बेच रहा था, सिर्फ 34 रिव्यूज़ थे। एक जना 690 का वॉलेट बेच रहा है, कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, अच्छा सब इमेजेस लगा रखी हैं उसने, और उसके रेटिंग देखिए 18,613 रेटिंग्स और 1861 रिव्यूज़। ऑसम, मतलब बहुत अच्छी सेल कर रहा है ये, और अच्छे प्राइस में बेच रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए कभी भी आपको स्लोअर प्राइस सेलिंग आइटम, या फिर ऐसे आप आइटम सेलेक्ट करें जो एकदम सस्ते ही बिकेंगे, आपने महंगे बेच दिए तो वो रिटर्न आएंगे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। ओके,
थर्ड पॉइंट क्लियर, आई थिंक थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैंने लो प्राइस सेलिंग प्राइस वाले की बात कर दी, अब मैं बात करूँगा हाई कॉस्ट प्राइस। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड प्रोडक्ट विथ वेरी हाई कॉस्ट प्राइस, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका कॉस्ट प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। वही जैसे मोबाइल एक एग्जांपल हो गया, और देख सकते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट छोटा है पर बड़ा है, ठीक है। हम लेदर बैग्स की बात करें, ठीक है। अब ये तो ब्रांड्स हैं अलग, कुछ ऐसे लेदर बैग्स आते हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम हाई टू लो पे जाते हैं। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, तो समझ रहे हैं आप। जैसे इस तरीके की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, माना देखिए ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर ये 12,000 का है। नहीं, आप नए सेलर हैं, करना बाद में जब आप बड़े बन जाओगे, जब आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करना। अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कॉस्ट प्राइस 50 से लेके मैक्सिमम 1000 तक हो, कॉस्ट प्राइस जिसको आप मैक्सिमम 2000, 2500, 1500, या अगर आपने कोई 500 का ख़रीदा तो आपने 1000 का बेच दिया, उसमें आपने शिपिंग चार्जेस और कमीशन वगैरह एडजस्ट करके कर लिया। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में। तो बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह के प्रोडक्ट जिनकी कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा, अभी 10,000 का बिक रहा है, इसकी कॉस्ट प्राइस कम से कम 5,000 तो होगी, 4,000 तो होगी। तो आपका क्योंकि एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, मैंने एग्जांपल ये कि आपके पास 1-2 लाख रुपए ही है। अब आप ये ले लेंगे तो कितने तरह के आप प्रोडक्ट बेच पाएंगे, रख ही पाएंगे 10-15 तरह के प्रोडक्ट, और उनकी कितनी यूनिट रख नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका कॉस्ट प्राइस 1000 से ऊपर है, उनको इनिशियल, अभी आप नए सेलर हैं, इनिशियली अवॉइड करिए। और 1000 से कम या फिर बेस्ट कॉस्ट प्राइस जो हम सजेस्ट करते हैं सेलर को, ऐसे प्रोडक्ट लाइए जो 100 से अराउंड 400, मैक्सिमम 100 से 400 तक होएं। जो फॉर एग्जांपल अगर कोई आप 200 का लाएं तो उसको अराउंड 500 तक सेल कर दें, 600 तक सेल कर दें, या आप कोई 300 का प्रोडक्ट लाएं उसको 600-700 तक सेल कर दें। ये अच्छी रेंज होती है, मतलब इसमें प्रॉफिट भी निकल जाता है इस रेंज में। मतलब ये जो होती है ना, मतलब अराउंड 400 से 800 वाली रेंज, ये बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है ऑनलाइन में। इसमें जो भी प्रोडक्ट हो, कैटेगरी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉफिट भी बन जाता है और आपकी वॉल्यूम भी निकल जाती है, अच्छा खासा बिजनेस भी हो जाता है। अब आप कोई प्रोडक्ट लाएं जिसकी सेलिंग प्राइस है 2500, जैसे कोई बैग ही लिया है आप 2500 का सेल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, 1000 आपकी कॉस्टिंग है, 1200 आपकी कॉस्टिंग है, बट वॉल्यूम कम हो जाता है, समझ रहे हैं। रिच क्लास है ई कॉमर्स में, मैंने बोला है, बट कम लोग हैं। ज़्यादा कौन है? मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है इस पर, लोअर क्लास भी है, पर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है। तो ये अच्छी स्वीट रेंज बोलते हैं इसे, सेलिंग प्राइस रेंज 400 to 800। तो टारगेट करिए इस तरह की कॉस्टिंग का जो इस प्राइस में, सेलिंग प्राइस में फिट हो जाए आपका, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5th पॉइंट जिसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते टाइम अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो कोशिश करिए, अभी बाद में कर लेना, अभी साइजेज है जिन आइटम में, जिस आइटम में साइज मतलब ML XL XXL, क्लोथिंग कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, भले वो मैन हो, वुमेन हो, किड्स क्लोथिंग हो, सब में साइजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आप लोगों का कम है तो साइज़ वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट खाते हैं। मतलब प्रोडक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप समझिए ना, जैसे कोई एक ब्लैक कलर की टी शर्ट्स है, ठीक है, आप एक टी शर्ट लाएंगे, इस पर दिखेगी आपकी एक लिस्टिंग, उसमें साइज़ होंगे ML XL XXL, ठीक है। फिर उनके आप जब आप बाय करेंगे, ख़रीदेंगे, तो उसके कम से कम 5-5 यूनिट तो ख़रीदेंगे ना, S की 5, M की 5, L की 5, ऐसे करके 5 यूनिट्स ख़रीदेंगे, तो 25 यूनिट्स आपकी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो 25 यूनिट्स हो गई और यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है एक, क्या पता बिके, क्या पता नहीं बिके तो आपके अटक जाएंगे, 25 यूनिट्स अटक जाएंगे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक ब्लैक कलर के मेंस वॉलेट की, ठीक है, जिसमें साइजेस नहीं होते, फिक्स साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़, पॉकेट साइज़ वॉलेट जो आता है मेंस का, वो भी आप ब्लैक कलर का लाए, यहाँ पे दिख रही है एक लिस्टिंग, उसके कितनी यूनिट लाए? 5 यूनिट्स।
बिके तो रिपीटली आएंगे, ऐसे वेंडर से कांटेक्ट करेंगे जिसका रिपीट माल मिल जाए। नहीं बिके तो भी हमारी 5 ही रुकी। टी शर्ट में कितनी रुकी? 25 रुकी। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो अवॉइड प्रोडक्ट विथ वेरिएशन इन साइजेस। कलर फिर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोई वॉलेट का ही ले ले, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, कितने कलर हो जाएंगे? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। बट साइजेस होंगे तो एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, फिर ब्राउन के एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ब्लू के एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। समझ रहे हैं? वहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे 15 हो गए। अवॉइड करें, इन्वेस्टमेंट कम है तो। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर 6th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड अभी मार्केट में कम है या है ही नहीं या फिर गिर रही है। ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट हो गए जिनका फैशन ही हो गया, कुछ कुछ ऐसे बैग्स हो गए या फिर मे बी कैप्स हो गई, ऐसी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिनका वो ही गया, अभी फैशन ही गया, तो अभी आउट ऑफ डिमांड प्रोडक्ट्स में आ गए। तो वैसे प्रोडक्ट भी आपको अवॉइड करने हैं। तो ये आपको देख लेना है कि डिमांड है या नहीं है, इस पर आपको थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। बाकी आप आसपास देख सकते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी आप प्रोडक्ट सोचें ना, इसकी डिमांड है या नहीं है, आपके दोस्त उनसे बात कर लेना। जैसे आपके 5 दोस्त हैं, उनसे बात कर लेना, भाई तेरे घर में ये प्रोडक्ट है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। 5 लोगों से पूछ लेना, वो बता देंगे। या फिर ये पूछ लेना, आप ये यूज़ करा हुआ है क्या, अभी है नहीं है, कब करा था, ये पूछ लेना। अभी करा था, वो बोलेगा यार 5 साल पहले करा था, समझ जाना गड़बड़ है। या फिर आप फैमिली से पूछ लेना, रिलेटिव से भी पूछ सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ सेल करने का, आपकी है क्या घर में। वो बोलेंगे है, या फिर बोलेंगे नहीं है, या वो बोलेंगे पहले था। तब आप पूछना कितने टाइम पहले था। तो मतलब इससे भी बहुत सारा, बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है कि हम बात करके के भी पता लगा सकते हैं ट्रेंड का। जैसे एक कटर आया था अभी, मतलब अभी तो चलता ही है, आप उसे क्या बोलते हैं, भिंडी कटर, चॉपर जिसे बोलते हैं, जिसमें वो हम अनियंस वगैरह डाल के यूँ खींचते हैं तो वो कट जाता है। वो भी फिजिट स्पिनर जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, आज के टाइम पे भी ट्रेंडिंग है, बट यूज़फुल भी है वो क्योंकि कंटिन्यूस यूज़ होता है, ख़राब भी हो जाता है कुछ टाइम में, बट उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है। मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। जैसे चॉपर बोलते हैं उसे, ये देखिए, आप लोगों के भी शायद घर में होगा। अब ये देखिए, ये बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा, अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए इसके 5 लाख रिव्यूज़ हैं, समझ रहे, 5 लाख, ग्रेट। कम से कम 50 लाख बिके होंगे पीस जब इस पर 5 लाख रिव्यू हैं। 10% रिव्यूज़ आते हैं क्योंकि ये, तो जिस पे भी प्रोडक्ट का, हाँ ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट की डिमांड जज करने का। मतलब आपको लग रहा है बिका नहीं होगा, बिका होगा, ये देखिए 5 लाख रिव्यू, ये देखिए 2 लाख, 5 लाख, मतलब बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। बट इसमें इतना ज़्यादा, बट ये अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं, इसमें है प्रॉफिट थोड़ा बहुत, क्योंकि ये 200 के ऊपर भी बिकता है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी लाओ तो ये देखिए 300 का जैसे बेच रहे हैं, हाँ अच्छे साइज़ वाला तो है ये। पर 200 से नीचे वाले जो ये बेच रहे हैं ना, ये कमा नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, ये जो भी बेच रहे हैं, और बेचना भी नहीं चाहिए। अब जैसे ये प्रोडक्ट हो गए 197 वाला, अवॉइड इट। बट वही है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, बट उतनी नहीं है जितनी पहली थी। तो आपको समझ आ जाएगा लोगों का कि हाँ ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो इनको बोल देंगे इनका मार्केट सेचुरेट हो रखा है, कि मतलब जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया है, तो वो या तो रुक गए या फिर वो डिक्लाइनिंग पे। ऐसे प्रोडक्ट आप अवॉइड करना, ऐसे प्रोडक्ट लेना जो ग्रो में है, बढ़ रहे हैं। मतलब आपको कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगेंगे, वो बोलेंगे यार है तो नहीं पर मुझे लेना है। आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे यार वो है क्या, बोले है तो नहीं अभी मेरे पास पर मुझे लेना है, एक बार ट्राई करना है। ऐसे प्रोडक्ट मतलब जिनका ग्राफ बढ़ रहा है, अभी मार्केट में अभी बढ़ रहा है, मतलब कम से कम 1-2 साल तक वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैं आपको एक आपने अभी जैसे स्मार्ट वॉचेस का चल रहा है, ये जैसे वो स्मार्ट वॉचेस है, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के पास होती है, बट अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास अभी तक नहीं है, पर उनको वो बोलेंगे नहीं यार अब लेंगे यार स्मार्ट वॉच, अब तो हर कोई पहन रहा है। तो इसका भी बढ़ रहा है मार्केट, एक्चुअल में बहुत कुछ बढ़ चुका है, बट अभी भी इसमें स्कोप है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं। बाकी ये टेक्निकल वो ऐसे प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, और इनमें बेसिकली कस्टमर ब्रांड की तरफ ही जाता है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो आप समझना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं।